तुर्कवाला जी, तके जी और आपके अपने लोकल एमएलए आपके चहेते यामर गणपत जी और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाए भवन ठाकुर जी। यहाँ हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद चेयरपर्सन बाबन गोविंद जी और सीनियर ऑफिसर्स डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं और भी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स आपके बीच में हैं। खंबा के जिला परिषद मेंबर्स और पंचायत गांवबुढ़ा गांवबुढ़ी दोनों पार्टी और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ईटानगर से काफ़ी प्लेयर्स आए हुए हैं, खास करके बैडमिंटन जो अरुणाचल के लिए खेलते हैं, देश विदेश में काफ़ी प्लेयर्स आए हुए हैं और लोकल मीडिया आपके बीच में है। मैं बहुत दिनों के बाद में आपके बीच में आने का मौका मिला, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच में लगभग 2 साल आधा हो गया, लगभग 3 साल होने वाले हैं और 1.5 साल, पिछले 1.5 साल तक एक महामारी था, पेंडेमिक था, तो कोविड-19 के चलते मैं भी नहीं आ पाया और कुछ लोग 1-2 लोग को दिल्ली में मिला, यामर भाई से मिलना हुआ, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों से मिलना नहीं हुआ। तो इलेक्शन के बाद आज आपके बीच में खंबा में आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले यहाँ के 27 लिरोमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं और बाकी जगह से भी जो आए हैं, आपको मेरे हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद से, आपका सपोर्ट, आपका जो ब्लेसिंग है, उसके चलते मुझे इस देश को और अपना राज्य को सेवा करने का और मौका मिला है। मैं जब नए एमपी बने थे तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से काम करते थे और दिल्ली में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जहाँ भी मौका लगते थे तो अपना स्टेट का मैं प्रतिनिधि करते थे और मैंने सोचा कि स्टेट के लिए और भी काम करूँगा, लेकिन आप लोगों का इतना जोरदार आशीर्वाद मिला है कि मुझे दोबारा फिर से पार्लियामेंट जाने का मौका मिला और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनके विश्वास के चलते आज इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रिटिकल एक पोजीशन में प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके देश को सेवा करने का मौका मिला है। वैसे आदमी जैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ भी मिले काम तो करना ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जिससे अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए फख्र महसूस करता है। पहले बार इस देश में कोई ट्राइबल आदमी, एक जनजाति, एक इस देश का लॉ मिनिस्टर बन सकता है, मैंने भी सोचा नहीं था और किसी ने भी नहीं सोचा। वैसे भी हम लोगों का ट्राइबल्स का इतना इंटेलेक्चुअल दुनिया में इतना जिम्मेदारी मिलता नहीं और लोग सोचते हैं कि इस देश का जो ट्राइबल्स लोग हैं वो इस देश का कानून मंत्री कभी शायद नहीं बन पाएगा। और प्रधानमंत्री जी को मैं खास करके अपने अरुणाचल के जनताओं की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपके लोकल एमपी को इस देश का कानून मंत्री बनाया है और इस देश को बहुत करीब से सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी जितना ज़्यादा मिलता है, जिम्मेदारी का साथ साथ अपना समय भी कम हो जाता है। अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक समय तो मैं यहाँ आते रहता था, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो
कम से कम साल में 2-3 बार तो मेरा विजिट होता ही था। आजकल इतना मुश्किल हो गया, एक दिन समय निकालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बीच बीच में ट्राई करता हूँ कि जैसे इस बार मैं 2-3 दिन एक साथ टाइम निकला, अपर सुबनसिरी गया, फिर मुझे दिल्ली दौड़ना पड़ा कल, फिर आज यहाँ आया, कल यहाँ से 2-3 डिस्ट्रिक्ट इस तरह का बहुत जल्दी मुझे टूर करना है। लेकिन जो मेरा समय कम हो गया उसके बदले में मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। हमारे ऑनरेबल दोनों मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, या हमारा भाई ऑनरेबल MLA बैठे हैं। इनको मालूम है कि आजकल पहले जैसे नहीं है। एक ज़माने ऐसा हुआ करता था कि अरुणाचल प्रदेश के लिए स्कीम मांगने के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए सैंक्शन लेने के लिए दिल्ली में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आजकल ऐसा समय नहीं है। आजकल अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ का MLA मिनिस्टर दिल्ली में आने का इतना ज़रूरत भी नहीं है। आपका MP का रूप में मैं वहाँ बैठा हूँ, तो पेमा खांडू साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, हम दोनों मिल करके बहुत तालमेल का साथ है, सारा अरुणाचल प्रदेश स्कीम का सैंक्शन बहुत फटाफट हो जाता है। सिर्फ यही है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। अरुणाचल के लिए काम तो बहुत हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसा है मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं भी खुश नहीं हूँ। ये तीनों MLA साहब मिनिस्टर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को मालूम होगा यहाँ जिस स्पीड से काम होना चाहिए कुछ सेक्टर में काम नहीं हो रहा। खास करके जो नेशनल हाईवे को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ का नेशनल हाईवे का कितने साल पहले सैंक्शन हो चुके हैं। अगर हमने दिल्ली से पैसा नहीं भेजा होता, हमने अगर दिल्ली से सैंक्शन नहीं कर पाया होता, तो सीधा मुझे ब्लेम करना चाहिए। आपका MP होने के नाते इसका जिम्मेदारी मेरा पास है। लेकिन जब हमने सैंक्शन कर दिया, पैसा को वहाँ से रिलीज कर दिया और यहाँ अरुणाचल में है, उसको काम नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको पब्लिक को भी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हम सबको मिल करके सोचना पड़ेगा। 2012 में जब ट्रांस अरुणाचल हाईवे का टेंडर हुआ था उसमें और काम अलॉट किया था, तो 2015-16 तक तो सारा अरुणाचल का हाईवे बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। टेंडर दिया लेकिन लैंड कॉम्पेंसेशन, लैंड एक्विजिशन कुछ भी किया नहीं था उसने 2012 में, और बाद में जाकर के सारा टेंडर कैंसिल करना पड़ा। और अभी भी मुझे पता चला कि परसों में दापोरिजो में था, तो दापोरिजो में बताया गया कि वहाँ पैकेज 6 या 7 में भी गड़बड़ चल रहा है, स्लो चल रहा है। और इधर जो पैकेज 8 और 9 है, जो वेस्ट सियांग लेपारादा पोर्शन में जो पड़ता है, इसमें भी जितना स्पीड से काम चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। एक ऐसा समय आ गया, थोड़ा सा शक्ति से काम लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो अच्छा आदमी हैं, लेकिन अच्छा आदमी का चक्कर में अगर गवर्नमेंट कड़ाई से काम नहीं करेगा तो उससे पब्लिक का बड़ा नुकसान होता है। मुझे मालूम है वेस्ट सियांग का आदमी जब बालुपुंग लिकावाली जाना होता है, ईटानगर जाना होता है या पासीघाट जाना होता है, कितना मुश्किल का हाल फेस करना पड़ता है। आजकल अरुणाचल में जहाँ जहाँ हाईवे बन गया, उन लोगों को तो जिंदगी बहुत आराम हो गया। यहाँ तो ऐसा है, मुझे मालूम है, मैंने दापोरिजो में भी कहा है, बाकी जितना भी काम हमने किया है, आपको ऐसा लगेगा कि काम नहीं हो रहा है। रास्ता जब तक ठीक नहीं होता है, और आज के ज़माने में नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क, ये दो जब तक ठीक नहीं होता है तो आपको लगेगा कि बाकी कुछ काम ही नहीं हुआ है, आपको ऐसे लगेगा। ये
ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान का जिंदगी में ये बहुत आम बात है कि आपका घर ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, तो आदमी खुश रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा हालत में हमारा ये वेस्ट सियांग, लेपारादा और आगे सियोमी डिस्ट्रिक्ट है, उस तरफ में सियांग डिस्ट्रिक्ट है, काफी मुश्किल आप लोग देख रहे हैं। हमने पिछली बार भी बहुत नाराजगी जताया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने, पेमा खांडू साहब ने शक्ति से काम किया है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया है, जेल भी डाला है, तब जाकर के थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है। और उस समय एक पैकेज को फिर 9 पैकेज बना के ये हाईवे का काम चल रहा है। अभी मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो मैं चाह रहा था कि यहाँ से बासर होते हुए टिकावाली एक बार फिर चलना है, लेकिन मैं इसको रिव्यू तो ले रहा हूँ। यहाँ का कम्युनिकेशन में जब 2015 में है, कामा कॉलेज में आया था और उस समय मैंने वादा किया 2019 तक 3G या 4G जो भी नेटवर्क है पूरा आपको देंगे। कई जगह में टेलीफोन में मोबाइल नेटवर्क तो दिया है, लेकिन अभी भी इतना जगह बचा हुआ है, क्योंकि उस समय जो 9,000 करोड़ दिया था, 9,000 करोड़ को खर्चा भी नहीं कर पाया यहाँ में, क्योंकि हाईवे नहीं बना, क्योंकि वो तो हाईवे का साइड में मोबाइल जो आपका उसका केबल नेटवर्क होता है वो रास्ता से ले जाता है, तो उस समय रास्ता बना नहीं तो केबल भी नहीं लगा पाया, तो जिसके वजह से जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना था वो भी नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा होता है, सैंक्शन हो गया, पैसा दे दिया, लेकिन काम नहीं कर पाता। तो इस चीज को लेकर के हम लोग को काफी सीरियस होकर के आगे काम करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है और कमिटमेंट को पूरा करना ये हम सब का जिम्मेदारी है। हम लोगों के लिए खुशकिस्मत है, अरुणाचल का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत यंग है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पहले के मुकाबले अभी जो कैबिनेट में उनके साथी हैं, अभी जो MLAs है, एक टीम की तरफ से बहुत अच्छी तरह से काम तो कर रहा है। इसको मेरा तरफ से पूरा समर्थन मिलते रहेगा। आज जैसे हम कमाल में आए, भाई जामर ने जो काम किया और चीफ मिनिस्टर साहब और हमारा सपोर्ट रहेगा, जो काम हमको उद्घाटन करने का मौका मिला, इसको देख करके पता चलता है कि कंबा जो है आलो के बाद बहुत उभरता हुआ एक सेंटर, एक टाउन उभर के आ रहे हैं और बहुत सुंदर आगे जाकर के कंबा आलो का एक सेटेलाइट टाउन के रूप में ये इमर्ज होगा। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे और भी अच्छा सेंटर बनाया जा सकता है। आज जो मुझे मेमोरेंडम दिया है कॉलेज की तरफ से, जो फेंसिंग का मेमोरेंडम दिया है, और यहाँ के जिला परिषद चेयरपर्सन बाबन रोमिन भाई ने मेमोरेंडम जो मुझे कहा है, दिया है, उसको मैं आश्वासन करता हूँ कि यावर भाई के साथ हम बातचीत करके वो जो 2 मेमोरेंडम दिया है और कुछ प्राइवेट मैंने कागज कुछ दिया है, हम लोग इस जो आने वाले साल और अगले साल के अंदर में आपको मेमोरेंडम हम जरूर फुलफिल करेंगे। पिछले 1.5 साल में बहुत मुश्किल हुआ, कुछ काम नहीं कर पाया। आप सबको मालूम है, मैं जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था उस समय, पार्लियामेंट सेशन के बाद मैं यहाँ अरुणाचल आने का जब प्रोग्राम बना रहा था, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन होने के बाद हम लोग सब बंद हो गया, सब वर्चुअली टेलीफोन, मोबाइल और हम लोग इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहा था। आना जाना बंद हो गया, हम लोग सब बहुत डर लग रहा था समय। किसी को नहीं मालूम कि बीमारी क्या हो सकता है और कितना मरेगा। और इंटरनली किसी ने रिपोर्ट बताया कि इंडिया में तो आधा से ज़्यादा लोग मर सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियली चाइना से जो आउटब्रेक हुआ और इटली में, इंग्लैंड में और फ्रांस जैसे जो बहुत डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका जैसे बहुत डेवलप कंट्री, वहाँ आदमी इतना मर गया कि उसको दफनाने का जगह भी नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखने का जगह नहीं मिल रहा था। तो इंडिया जैसे एक डेवलपिंग
कंट्री है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ क्या हाल होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने समय से पहले लॉकडाउन करके एक बहुत बड़ा क्राइसिस को कंट्रोल में लाया। वैक्सीनेशन 2 बार वैक्सीनेशन जिसका हो गया उसका एक गारंटी हो जाता है कि मेडिकल टर्म में कि उसके बाद उसको खतरा नहीं। ऐसे तो नहीं कि आदमी नहीं मरेगा, आदमी तो आप पेंडेमिक कोरोना वायरस हो ना हो, आदमी तो जो मरना है जिसको किस्मत में लिखा है वो तो मरेगा, और इंसान जब पैदा हुआ तो मरेगा। लेकिन एपिडेमिक के वजह से पूरा का पूरा लाख लाख करोड़ करोड़ मर जाएगा, ये बहुत इंसान के लिए खतरा है। इसलिए वैक्सीनेशन होने के बाद ये खतरा से हम बच जाते हैं। फिर भी टेस्ट करते रहना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल होना है। लेकिन वैक्सीनेशन जो बाकी नहीं हुआ उसको भी जल्दी से जल्दी उसको भी वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आज हम जब आपके बीच में लगभग 2 साल आधा के बाद आया है, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले में पहले जितना अरुणाचल को मदद मिलता था, भारत सरकार की ओर से अरुणाचल के लिए जो भी मदद मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा आगे आपको मदद मिलेगा। आज तीनों एमएलए साहब जब बैठे हैं, अभी सेंट्रल से पर मंथ जो अरुणाचल प्रदेश को पैसा भेजता है, आपको मालूम है 2014 से पहले कभी कभी 100 करोड़, कभी कभी 150 करोड़, किस्मत अच्छा होने से 160 170 करोड़, 200 करोड़ कभी भी नहीं मिलता था एक महीने में अरुणाचल प्रदेश को। आज का दिन में अरुणाचल प्रदेश को हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा हर महीना भेजता है। उस पैसे से यह आपको तनख्वाह देता है, नौकरी करने वाला का स्टाफ का पेमेंट होता है, कोई क्राइसिस होने नहीं दे रहे, यहाँ मेंटेनेंस होता है, ऑफिस चलता है, बच्चों को स्टाइपेंड दे रहा है, यहाँ मेंटेनेंस, रास्ता का मेंटेनेंस हो रहा है, बिजली का मेंटेनेंस हो रहा है, पानी का व्यवस्था हो रहा है, और SITF के माध्यम से हर MLA वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पैसे आपको दिया जा रहा है। जो जो ऑनरेबल MLAs को आप स्कीम सबमिट करता है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, पंचायत का पावर बढ़ा के पंचायत का फंड बढ़ा रहा है, बहुत सारा स्कीम्स जो है आपको देखने को मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को जो कुछ थोड़ा कुछ रेवेन्यू आता है उसको प्लस करके हमारा स्टेट का एक्सचेकर में पैसा जाता है, उसी से अरुणाचल को चला रहा है। आने वाले दिन में ये रेवेन्यू बढ़ने वाला है, और ये जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो ये पब्लिक के लिए बहुत फायदा होने वाला है। ये रास्ता जो मैंने आपको बताया, रास्ता एक बार ठीक हो जाएगा, ये वेस्ट सियांग का हाईवे जब ठीक बन जाएगा आप उसको देखिए तब कि यहाँ लाइफ कैसे चेंज होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक ठीक नहीं होता है तब तो कोई बोटलनेक होता है, फंस जाता है, बाकी कुछ करने से भी मजा नहीं आता। और हमको भी कितना गाली देता होगा, जब गाड़ी रास्ता खराब होता है तो गुस्सा लगता है ना लीडर को, सोचता है कि लीडर लोग ने रास्ता नहीं बनाया, तो हम लोग मानते हैं जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। कभी कभी जो मेरा काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो भी हमको बोलता है, हम खराब नहीं पाता। मैं आपका MP हूँ, मुझे नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? कोई कोई लोग आगे बोला, अरे यहाँ एक छोटा नाला नहीं बना होगा, किरण रिजिजू को गाली देना पड़ा। हम बोला, अरे जिस पेड़ में फल लगता है उसी में तो पत्थर पड़ेगा ना। तो हमको अगर लोग बोलता है तो आपका अपना MP बोल के तो बोलता है, और हमको नहीं बोलेगा तो क्या आसाम का MP को बोलेगा क्या? तो मुझे कोई इसमें खराब लगने का सवाल नहीं है। वो आरो में एक स्टेडियम का अभी जो जिक्र किया हमारा चेयरपर्सन साहब ने, वो मुझे मालूम है और पब्लिक को भी मालूम है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर आपस में केस करके हाई कोर्ट में कहाँ केस दे करके फंसा, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दे पाया क्योंकि स्कीम बंद है, केस चल रहा है। मैं चाहता तो भी मेरा पास तो कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि स्टेट का पावर काम छीन लेगा। स्टेट का काम चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसको मैं चाह के भी अपना हाथ में नहीं ले सकता। फिर भी बोलता है कि अरे ये इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आगम का एक छोटा सा स्टेडियम नहीं बना पाया। मैं तब भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट अगर सरेंडर कर देगा, मैं एक साल में बना देगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कैसे सरेंडर करेगा? फंड रिलीज कर चुका है, पेमेंट हो रहा है,
लेकिन काम बंद है। तो मैं कल सुबह जा करके वो स्टेडियम का हालत को मैं खुद देखने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन मैं आपका MP होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है कि स्टेट गवर्नमेंट को बोल के इसको किसी तरह से करवाना पड़ेगा। और मैं जिम्मेदारी लेना चाहिए ना, एक लीडर को अगर काम नहीं होता है तो उसमें भागना नहीं है, सामने से उसको जिम्मेदारी लेना है। मैंने उस समय जब RO से मुझे खबर दिया कि बिल्कुल काम नहीं चल रहा, मैं बहुत नाराज था। मैंने स्टेट का स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी को मैंने बताया इसको जल्दी सॉल्व करो। ये टीम में भेजा था उस समय, आलम है टीम भेजा था। अभी मुझे पता चला कि अभी भी काम नहीं चल रहा था। मैं कल उसको देखने जा रहा हूँ और मैं सचमुच में पॉलिटिक्स में, जैसे मैंने कहा, हम लोग भी कभी कभी थोड़ा सा सख्ती से पेश आना जरूरी है। अदरवाइज तो ऐसा हिसाब किताब नहीं है, 6 साल से 8 साल से पेंडिंग है कोई प्रोजेक्ट, ये तो ठीक नहीं है। मैं कितना प्रोजेक्ट सेंक्शन करता हूँ दिल्ली से, और 5 साल 6 साल के बाद भी अगर वो काम नहीं होता है तो फिर बाद में स्कीम कैंसिल हो जाता है, तो पूरा मेहनत पानी में चला जाता है। एक एक स्कीम लाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, फ्री में कोई स्कीम आता नहीं, बहुत मेहनत करके पीछा करके तब स्कीम आता है। मैंने वादा किया हुआ था उस समय में भी, ये अभी का नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि अरुणाचल का हर एक गांव में रास्ता पहुंचाएगा। उस कमिटमेंट को लेके जा रहा हूं, और आराम से यहाँ आपस में केस देकर के रास्ता कोर्ट से बंद कर देता हूँ। मैंने कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, पूरा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजेस और हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस से लेकर के टॉप सीनियर जजेस का कल मिलन हुआ था दिल्ली में। मैं उसको दिल्ली वापस गया और उसी समय मैंने चीफ जस्टिस को भी कहा कि कई जगह पे कोर्ट के माध्यम से स्कीम बंद हो जाता है, मुश्किल से स्कीम लाता है, कोई आदमी झगड़ा करता है और केस फाइल कर देता है और कोर्ट से स्कीम को स्टे कर देता है, तो काम बंद हो जाता है। तो ये ठीक नहीं है। हम जुडिशरी का जो काम करता है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है, उसका जजमेंट को सब मानना होता है, लेकिन जजेस को भी सही बात बताना चाहिए कि ये देखो 3-4 महीना रुक जाएगा तो काम पूरा बंद हो जाता है। लेबर परमानेंट बैठेगा नहीं, ऑफिस जैसे टेम्पररी बनाता है वो तो काम नहीं होगा तो क्यों बनाएगा। इंजीनियर, बुलडोजर, फोकलैंड वाला मशीन जब काम नहीं होगा तो क्यों रखेगा, वो चला जाता है तो काम बंद हो जाता है। ऐसा करके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बर्बादी हुआ है। ये सब ठीक करना बहुत जरूरी है। इस देश का मेरा पास इस समय बहुत बड़ा जिम्मेदारी होने के नाते और एक सीनियर मिनिस्टर होने के नाते मैं इस चीज़ को बहुत चिंता से देख रहा हूँ और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। आज मैं मीटिंग नहीं कर पाया, लेकिन उस दिन मैंने वर्चुअली यहाँ का डिप्टी कमिश्नर, हमारा चारों MLA साहब, तीनों MLA साहब और जिला परिषद चेयरपर्सन साहब के साथ मीटिंग किया था वर्चुअली। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का क्या हालत है यहाँ देखिए, एक कमिटमेंट लेकर हमने चला है। 2019 से पहले जो काम हुआ है उसको मैं अभी नहीं बोलूँगा। 2019 के बाद ये कोरोना वायरस ने जो 1.5 साल बर्बाद किया, अगर ये बर्बाद नहीं होते तो 2024 तक हमारा एक टारगेट था और इस टारगेट पे हम चल रहे हैं। और टारगेट क्या है? बहुत ज़्यादा स्कीम है, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें जरूर बताऊंगा। 2024 तक हम लोगों ने टारगेट लगाया कि जितना घर, जैसे इंडिया का बात तो करूंगा, अरुणाचल का बात कर रहा हूँ, 100% हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाना। उसमें बल्ब चाहिए, उसमें ट्यूबलाइट चाहिए, सब कुछ भी सब्सिडी में हो या ग्रांट, ये जिम्मेदारी लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हर एक सिटीजन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक गरीब आदमी को घर बना देना। उस घर बनाने में जो पैसा चाहिए, वो पैसा जो देने का जो व्यवस्था है, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में खुद था। हम लोग 7 मिनिस्टर बैठ कर उसका रूल्स फ्रेम किया था कि हर एक इंसान, हर एक फैमिली को घर बना देना है, उसका प्रबंधन करना है। हर एक घर में पानी
कमिटमेंट लेके चला है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हर एक फैमिली, हर एक घर में चूल्हा के लिए गैस कनेक्शन सब्सिडाइज रेट में हर एक घर तक पहुंचाना, 100% देना है। अभी कितना परसेंट पहुंच गया हमको मालूम है, अरुणाचल में अभी कितना पहुंचा है, लेकिन हमारा एक कमिटमेंट है कि हर एक घर में, गांव जितना दूर क्यों ना हो, उसको भी गैस हमको पहुंचाना है। ये कमिटमेंट लेकर हमको चल रहा है। इसी प्रकार टॉयलेट तो मैक्सिमम बन गया है, बाथरूम टॉयलेट स्कूल्स में, गांव में, आंगनबाड़ी आशा वर्कर के माध्यम से बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को खाना खिलाना, बहुत सारा चीज जो है, इतना स्कीम चल रहा है। ओल्ड एज पेंशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, महिलाओं के लिए, उसके बाद में जो मनरेगा के तहत पंचायत को जो स्कीम जाता है, अलग अलग स्कीम के माध्यम से भारत सरकार की पैसा आपको पहुंचा रहा है। अरुणाचल में अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं खोला, अभी तक भी कोई आदमी ऐसा है जिसका बैंक अकाउंट नहीं खोला, उसको तुरंत खोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला दिन में जो बेनिफिट किसान के नाम से अलग अलग बेनिफिट जो देने जा रहा है, वो सीधा आपका अकाउंट में पैसा डालेगा। आपको बीडीओ का ऑफिस में, डीसी का ऑफिस में जाकर के कोई सिग्नेचर करके पैसा कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, सीधा आपका अकाउंट में पैसा डालने की व्यवस्था किया है। आदमी को मालूम था 2014 में जब हम लोगों ने जनधन खाता लॉन्च किया था, ये इसलिए लॉन्च किया था कि आपका अकाउंट में पैसा पहुंचाएगा। तो इसी तरह से आपका एमपी होने के नाते अरुणाचल के जनताओं के लिए कई काम हम दिन रात सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन आप लोग सोचता होगा ना, किरण रिजिजू जो है आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, मिलता नहीं है। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी इतना बड़ा है, 33 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब जगह पहुंचना भी मुश्किल है। और आपने हमको दिल्ली भेज दिया, तो मेरा ड्यूटी तो करना ही है दिल्ली में, इसलिए हर समय आपसे मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन हर समय काम हमारा चलते रहेगा। आज मैं यहाँ पर करवक भाई ने जो इनॉग्रेशन किया, लेट दुनिया करवक जी का नाम से ओपन जिम और ये जो इंडोर हॉल बैडमिंटन कोर्ट जो बनाया, और जो कॉलेज में साइंस का जो फैसिलिटीज बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और आने वाला में और काम होने जा रहे हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज बनाया, उद्घाटन किया, उसके लिए पूरा कंपाल लिडोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सारा जनताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और साथ साथ आने वाले दिन में जो आपके जो मेमोरेंडम है, उसका मैंने कमिटमेंट दिया हुआ है। हमारे खिलाड़ी काफ़ी यहाँ युवा खिलाड़ी आए हुए हैं। आज मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगले ओलंपिक्स जो 2024 में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं पेरिस में, और 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं अमेरिका में, तब तक कोई ना कोई अरुणाचल का बच्चा, अरुणाचल का लड़का लड़की ओलंपिक्स में इंडिया के लिए जरूर खेलने जाएगा। ये हम लोग मेरा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का टेन्योर था वो पैंडेमिक कोरोना वायरस ने काफ़ी बर्बाद कर दिया, अदरवाइज कई चीज़ इस्टेब्लिश होना था। लेकिन ईटानगर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंडिया के लिए खेलता है, जो ओलंपिक खेल खेलता है, एशियन गेम खेलता है, उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर अभी हमने बॉक्सिंग का, वेट लिफ्टिंग का, वुशु का ऑलरेडी शुरू कर दिया है ईटानगर में। उसके बाद हॉकी का, और उसके बाद में बैडमिंटन का तो ये लोग जो काफ़ी फैसिलिटी बनाया हुआ है, बाकी का भी नेशनल लेवल का कैंप ईटानगर में लगेगा। और खेलो इंडिया छोटा छोटा सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट को, मेरे समय में जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उसी समय सेंक्शन कर चुका है, वो अभी बनेगा। आलो में भी कल हम देखने जा रहे हैं, वहाँ आलो में गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया हुआ है इंडोर हॉल के लिए, और डिस्ट्रिक्ट खेलो इंडिया सेंटर ऑलरेडी ये पिछली साल सेंक्शन हो चुका है, पेंडेमिक के चलते डिले हो गया, लेकिन अभी ये सब काम आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन काफ़ी समय आप यहाँ बैठा है, मुझे भी बहुत गर्मी हो रहा है हॉल के अंदर में।